सचिन जी, मेरा प्रश्न है कि संवैधानिक समाज की रचना में जो वैश्विक 5 नियम, सामाजिक श्रम के नियम, सामाजिक विवाह संबंध के नियम, सामाजिक विचार के नियम, सामाजिक अनुशासन के नियम और सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम हैं, ये प्रचुरतामूलक प्राकृतिक परिवेश, संतुलतामूलक प्राकृतिक परिवेश और अभावमूलक प्राकृतिक परिवेश की सामाजिक रचनाओं में वैश्विक मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली के विकास के पूर्व अलग अलग कैसे लागू रहे हैं? आपने इस प्रश्न का उत्तर 2 भागों में देना आवश्यक कहा था। आपने प्रथम भाग के उत्तर को स्पष्ट कर दिया, अब आप इसके दूसरे भाग के उत्तर दीजिए। सृष्टि सुलभ जी, प्रथम भाग के उत्तर को देखिए और फिर भारतीय सामाजिक संरचना में सतयुग और त्रेता युग के नियमों को भी मैंने दिखला दिया है। अब द्वापर युग और कलयुग के नियमों को दिखलाना है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। आपने अब तक भारतीय समाज के जो 2 युग धर्मों में संवैधानिक सामाजिक संरचना के मूल 5 नियमों, सामाजिक श्रम के नियम, सामाजिक विवाह संबंध के नियम, सामाजिक विचार के नियम, सामाजिक अनुशासन के नियम और सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम को 2 रूपों में लागू होते देखा। सतयुग के संवैधानिक समाज का युग धर्म व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम पर आधारित है। यह प्राकृतिक गुणकर्म विभाग चेतना संपन्न है। त्रेता युग का युग धर्म समाजमूलक और परिवर्तनीय सामाजिक श्रम विभाजन पर आधारित है। इस युग धर्म में व्यक्ति की आज़ादी संवैधानिक सीमा के अंदर आ जाती है, इसका विरोध होता है। इस युग धर्म का प्रथम विद्रोही परशुराम, द्वितीय विद्रोही विश्वामित्र और तृतीय विद्रोही शंबुक होते हैं। ये तीनों व्यक्ति की आज़ादी को ये तीनों व्यक्ति आज़ादी को प्राकृतिक मानवाधिकार मानने वाले हैं। इनकी समझ में सामाजिक व्यक्ति की रोटी संवैधानिक सुरक्षा प्राकृतिक मानवाधिकार नहीं है। भारतीय प्राकृतिक वर्ण समाज की आधारशिला रोटी को प्राकृतिक मानवाधिकार और आज़ादी को सामाजिक मानवाधिकार मानकर बनाई जाती है। त्रेता युग की सामाजिक उत्पादक शक्ति आधारित सामाजिक उत्पादन एवं सेवा संबंधों को इसी आधारशिला पर युगानुरूप नवीकृत किया जाता है। इस युग का संविधान सतयुग की सभ्यता संस्कृति की आधारशिला का मूलोच्छेद कर नहीं बनाया जाता है। इस संविधान के विरोधी घोर अहंकारी और आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व वाले हैं। त्रेता युगीन समाज ईशावास्योपनिषद के संविधान को स्वीकार करता है और यह इस संविधान के विरोधियों का समर्थन नहीं करता है। फलतः परशुराम, विश्वामित्र और शंबुक का विरोध त्रेता युगीन सामाजिक संरचना का गैर बुनियादी अंतर विरोध नॉन बेसिक कंट्राडिक्शन बन जाता है और इसका निवारण युग धर्मानुकूल होता है। मुद्रा और बाजार के विकास के बाद भारतीय समाज द्वापर युग के सोपान पर आता है। इस सोपान पर भारतीय समाज के विकास को हम अंधा युग में प्रवेश करते देखते हैं। समाज की व्यापारिक उत्पादक शक्ति व्यापारिक उत्पादन एवं सेवा संबंधों के संवैधानिक नवनिर्माण की मांगें करती है। यह मांग व्यक्ति की आज़ादी को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाली होती है। यह मांग
सतयुग और त्रेता युग के संवैधानिक समाज विकास के इतिहास के मार्ग को पूर्णतः त्याग कर भारतीय समाज विकास का नया मार्ग बनाने वाली होती है। यह मांग भारतीय ऐतिहासिक समाज विकास में असमाधाय अंतर विरोध बेसिक कंट्राडिक्शन पैदा कर देता है। इस असमाधाय अंतर विरोध का संबंध महाभारत के धर्म युद्ध से किया जाता है। महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। अमेरिका के कुछ विद्वान भारतीय समाज विकास के युग धर्म को मूल आधारशिला को देखे समझे बिना इसे भ्रातृहंता युद्ध कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय भी इसी समझ को सामने लाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भ्रातृमूलक महामोह जाल को चिथरा चिथरा बनाने के लिए भारतीय समाज विकास के इतिहास के मूल नियमों को सामने लाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दिखलाती है कि एक युग की प्राकृतिक सामाजिक उत्पादक शक्ति आधारित समाज धार्मिक समाज संवैधानिक समाज होता है। जब प्राकृतिक सामाजिक उत्पादक शक्ति का विकास आगे बढ़ जाता है और उस पर आधारित रहने वाला समाज पीछे पड़ जाता है, तब वह समाज अधार्मिक और संवैधानिक बन जाता है। अधार्मिक समाज के नियामक और संचालक अंधा होकर भारतीय समाज सत्तात्मक राज सत्ता को चलाने लगते हैं। इस कालखंड में सर्वाधिक पीड़ा साधु समाज, रचना धर्मी समाज और कार्ल मार्क्स की भाषा में वर्किंग क्लास को होती है। रचना धर्मी समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए धर्म युद्ध अनिवार्य हो जाता है। विश्व मानव समाज के विकास के इतिहास की मूल शक्ति साधु समाज में है। यह समाज अहंकार शून्य आत्मोत्सर्गी होता है और सामाजिक विकास के इतिहास के जगन्नाथी रथ को खींचने वाला होता है। यथास्थितिवादी समाज विकास विरोधी होता है। इस समाज को धर्म युद्ध के माध्यम से पराजित किया जाता है। लोकतांत्रिक समाज विकास के पूर्व धर्म युद्ध रक्त रंजित होता रहा है। अब यह युद्ध मतपत्र, बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के बल पर लड़ा जाता है। अमेरिका का विद्वत समाज भारतीय समाज विकास के युग धर्म को समझे बिना भारत के प्राचीन द्वापर युग के सोपान पर लड़े गए धर्म युद्ध को भ्रातृहंता युद्ध कहते हैं और अंग्रेज से अमेरिकन बने भारतीय इस तुच्चा विचार पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे इसे शोधात्मक ज्ञान का विस्फोट मानते हैं। अब हम द्वापर युग की संवैधानिक संरचना के निर्माण नियमों का तार्किक विश्लेषण करें। मनुस्मृति द्वापर युग का मूल संविधान है। यह मूल संविधान कहता है, ब्राह्मणो क्षत्रियः वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रश्च नच वर्णा पंचमः। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दिखलाती है कि भारतीय समाज मुद्रा और बाजार के विकास के बाद दो प्रकार के सामाजिक श्रमों के नियमों से संवैधानिक बनाए जाते हैं। द्विज वर्ग का सामाजिक श्रम व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय होता है। इसे हम फॉरवर्ड सोशल लेबर कहते हैं। यह सतयुग का युग धर्म रहा है। शूद्र वर्ग का सामाजिक श्रम जन्मना जातीय और परिवर्तनीय बना रहता है। इसे हम बैकवर्ड सोशल लेबर कहते हैं। सतयुग और त्रेता युग के सामाजिक श्रम के नियमों का एकताबद्ध कर द्वापर युग के संवैधानिक सामाजिक आर्थिक प्रबंधन हेटफुल सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इस संवैधानिक सिद्धांत को मनुस्मृति निम्न रूप में रखती है, वरम स्वधर्मो विगुण न पारक्य स्वनिष्ठितः
परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतति जातीय। ब्राह्मण जात, क्षत्रिय जात और वैश्य जातियों को द्विज वर्ग में रखकर इन्हें व्यक्तिमूलक परिवर्तनीय सामाजिक श्रम के संवैधानिक नियमों का लाभ देना और शूद्र वर्ग को जातियों के लिए परम स्वधर्मो विगुण के आधार पर जन्मना जातीय और परिवर्तनीय सामाजिक श्रम के संवैधानिक नियमों में बांध कर रखना लोकतांत्रिक संविधान की धारा 5 और इसकी धारा 341 के ज्ञान देने वाले हैं। इस तरह द्वापर के प्रथम सोपान पर संवैधानिक समाज की लोकतांत्रिक युग के समाज में मूलतः बनाए रखना द्वापर युग को कलयुग में प्रासंगिक बनाए रखना है।